Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारी आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, आज हम वो सारा स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें जो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है इंटर वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। इंटर का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन। इंटर वर्ड का मतलब होता है इन बिटवीन, और यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है मोलिकुलर, इन बिटवीन मोलिक्यूल्स। मोलिकुलर का मतलब क्या हो गया? मोलिक्यूल्स के बीच में। तो इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या हो गया? इन बिटवीन द मोलिक्यूल्स। यहाँ से इस वर्ड से हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन समझ सकते हैं। कैसे? ये कौन सी फोर्सेस हो रही हैं? ये वो फोर्सेस होती हैं जो किसी भी सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स के बीच में होती हैं। The forces between the molecules of the substances are called the intermolecular forces. Intermolecular forces किन किन के बीच में होती हैं? किसी भी सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स के बीच में होती है। तो यहाँ से आप सिंपली इसकी डेफिनेशन, आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं उनका पहले मीनिंग समझो, उनका मीनिंग समझने के बाद आप सीधा उनकी डेफिनेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है कुछ फोर्स और यहाँ पे आर, यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, तो हाँ, ये हमने ग्राफ किस बिहाफ पे ड्रॉ किया है, कैसे ये ग्राफ जो है वो बना है, हम वो देखते हैं आगे। हमने सपोज कर लिया यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले वेरिएशन किस किस की है। यहाँ पे सबसे पहले वेरिएशन किसकी है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के साथ। जब भी आप ग्राफ या फिर किसी भी जो फिगर है, सबसे पहले अगर आप ग्राफ को एक्सप्लेन करते हो तो आपको पहले यहाँ पे जो जिन जिन के बीच में आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, आपको वो क्वांटिटीज को डिस्कस करना होता है कि आप सबसे फर्स्ट लाइन आपकी यही होनी चाहिए कि ग्राफ किन किन के बीच में है। Here we explain the graph between the intermolecular forces to the intermolecular distance. उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हमने कुछ मार्किंग की हुई है 5 एंगस्ट्रॉन्स पे, 10 एंगस्ट्रॉन्स पे, ABC, यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन है। वो कैसे हैं देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जब हमने डिस्टेंस को इंक्रीज किया, हमने डिस्टेंस को मैक्सिमम इंक्रीज किया है ऑलमोस्ट अराउंड 10 एंगस्ट्रॉन्स। ऑलमोस्ट अराउंड 10 एंगस्ट्रॉन्स जब हमने डिस्टेंस को इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इस केस में हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ऑलमोस्ट क्या हो रही हैं? जीरो हो रही हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या? नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस कम होता रहेगा, मीन्स डिस्टेंस हमने यहाँ पे क्या लिया है? आर। जैसे जैसे हमारे पास आर की वैल्यू कम होती रहेगी, वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। तो उस केस में हमारे पास क्या होगी? अट्रैक्शन मिलेगी हमें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो अट्रैक्शन होगी हमारे पास किस पे होगी? ऑलमोस्ट 5 एंगस्ट्रॉन्स पे। जो हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस कम हुआ है, तो यहाँ पे 5 एंगस्ट्रॉन्स पे आके हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम अट्रैक्शन मिलेगी। यहाँ पे हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हमारी, वो कितनी होगी? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 7th पावर ऑफ द डिस्टेंस। हमारे पास यहाँ पे सपोज करो F, हमारे पास FA हमें ए यहाँ पे अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। FA अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द 7th पावर ऑफ द डिस्टेंस। हमने ये लिया, तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमने कोई भी कॉन्स्टेंट ले लिया A ओवर R रेज़ टू द पावर 7। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अट्रैक्शन की, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास नेगेटिव साइन। ठीक है, हमने क्या बोला है कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 एंगस्ट्रॉन्स पे आके हमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी। ठीक है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 7th पावर ऑफ द डिस्टेंस।
उसके बाद हमने क्या किया, अब यहाँ पे 5 एंगस्ट्रॉम्स पे आया है। उसके बाद हमारा जैसे ही 3.5 एंगस्ट्रॉम पे हमारी वैल्यू पहुंचेगी डिस्टेंस की आएगा, तो हमारा ग्राफ यहाँ पे किसकी, यहाँ पे जो वैल्यू है किसको अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। मीन्स यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू होगी फोर्स की, यहाँ पे फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा। इस वैल्यू पे पहुंच के जहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस आर नोट हमने डिनोट किया है, इस 3.5 एंगस्ट्रॉम वैल्यू पे पहुंच के हमारे पास जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा। तो यहाँ पे जो हमें नेट वैल्यू मिलेगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, वो 0 मिलेगी। 3.5 एंगस्ट्रॉम्स पे पहुंच के हमें जो फोर्स की वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स प्लस रिपल्सिव दोनों फोर्सेस यहाँ पे एक साथ लगेंगे, जो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो हमें जो नेट वैल्यू मिलेगी वो होगी 0। उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे, और इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ये होगी नॉर्मल और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ये वाला जो डिस्टेंस होगा 0 से लेके 3.5 वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो अब हमने क्या करना है, जैसे ही हमारी वैल्यू आर नोट की वैल्यू से कम हो जाएगी, जैसे ही हमारी आर की वैल्यू या डिस्टेंस हमारा आर नोट वैल्यू से कम हो जाएगा, तब उस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इंक्रीज करेगी रैपिडली विद द डिक्रीज इन आर। ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये रैपिडली इंक्रीज करेगी विद द डिक्रीज इन आर। सो यहाँ पे जो हमारे पास रिपल्शन हो गया, अगर हम रफली बात करें तो ये रिपल्शन क्या होगी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 9th पावर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो होगी रफली स्पीकिंग, अगर हम बात करें टू द 9th पावर ऑफ आर। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे बी कोई भी कांस्टेंट ले लिया हमने, r⁻⁹। यहाँ पे हमने नेगेटिव नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रिपल्शन की बात कर रहे हैं। जहाँ पे भी रिपल्शन की बात होगी वहाँ पे हमारे पास कोई भी जो नेगेटिव साइन है वो नहीं आएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर हमें यहाँ से नेट वैल्यू निकालनी पड़े फोर्स की, तो वो फोर्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। अगर हम नेट फोर्स की वैल्यू निकालना चाहें तो F इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, -A/r⁷ प्लस B/r⁹ अगर हम बात कर लेते हैं एट r इज इक्वल टू आर नोट, अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो आर नोट यानी कि जो नॉर्मल डिस्टेंस है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स उतना हो जाता है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों अप्लीकेबल हो जाती है इस पॉइंट पे आके। तो इट मीन्स हमारे पास जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, देखो प्लस B/r⁹ इक्वल्स टू 0, A/r⁷ इक्वल्स टू B/r⁹ यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल होके हमें r का स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे हमें r का स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहें, r की वैल्यू क्या होगी, r स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और ये a इसके ओवर में चला जाएगा, तो b/a बना। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, r इज इक्वल टू √b/a। ये हमें वैल्यू मिलेगी r की। यहाँ पे r नोट आएगा, सॉरी r इज इक्वल टू r नोट पुट किया ना, तो यहाँ पे r नोट आएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगी, वैल्यू। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशंस अराइज होती हैं। दो सिचुएशंस कैसे अराइज होती हैं, अगर हमारे पास ये r डिस्टेंस लेस हो जाता है r नोट से, मीन्स कि ये यहाँ से ये आर नोट है, अगर हमारे पास ये आर वाली वैल्यू जो है इस आर नोट से कम हो जाती है। हमने वहां पे क्या बोला था कि जैसे ही इस आर नोट की वैल्यू से कम वैल्यू हो जाएगी आर की, तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट जो है वो डोमिनेट करेगा, रिपल्सिव कंपोनेंट जो है डोमिनेट कर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्सेस होगी वो होंगी रिपल्सिव फोर्सेस। इस केस में हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आर की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर हो जाती है, आर की वैल्यू यहाँ से ग्रेटर हो जाती है, तब उस केस में क्या होगा, अट्रैक्टिव कंपोनेंट जो है वो डोमिनेट कर जाएगा और यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ये हमारे पास दो सिचुएशंस थी।
तो ये था हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एक बार ग्राफ में रफली दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पे आपको ग्राफ दिखा रहा है वेरिएशन बिटवीन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टू द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे हमने क्या किया कि जैसे ही हमारे पास वैल्यू 10 एंगस्ट्रॉम्स पे पहुंची थी, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हुई थी, तो यहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉम्स पे क्या था कि हमारे पास यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी वो नेग्लिजिबल होंगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो मोलिक्यूल्स हैं सब्सटेंस के, वो आपस में बहुत ज़्यादा दूर है। पर जैसे ही हमने डिस्टेंस किया, ऑलमोस्ट हाफ कर दिया इस डिस्टेंस का, तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी हमें 5 एंगस्ट्रॉम्स पे। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्टेंस की वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम डिस्टेंस कम करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है फोर्स की वो इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हमने 5 एंगस्ट्रॉम से भी कम वैल्यू कर दी 3.5 पे। यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन अलग हो जाएगी। यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी, डिस्टेंस क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस या फिर नॉर्मल और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा, जहाँ जिसकी वजह से यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू हमने यहाँ पे डिनोट कर दी आर नोट से। इस आर नोट की वैल्यू से भी अगर हम कम वैल्यू कर देते हैं डिस्टेंस की, तो वहाँ पे हमारे पास रिपल्सिव कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन लग जाएगा। तो ये था सारा इस ग्राफ के बारे में। उसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और क्या क्या होती हैं। सो यहाँ पे हमारे पास इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं वो हमारे पास दो टाइप्स की हैं। फर्स्ट है फोर्स ऑफ अडहेशन या फिर अडहेसिव फोर्स, और सेकंड है फोर्स ऑफ कोहेशन या फिर कोहेसिव फोर्स। सो फर्स्ट हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इस केस में हमारे पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं ये एक्ट करती हैं बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये अलग अलग सब्सटेंसेस के जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कि हमारे पास जो वाटर है वो क्या करता है, किसी भी ग्लास कंटेनर की जो सरफेस है उसको गीला कर देता है। ठीक है, जो वाटर है, अगर हम ग्लास लेते हैं उसके अंदर अगर हम वाटर फिल करते हैं, तो जब हम वाटर उसमें से निकालेंगे तो वो ग्लास की जो सरफेस है उसको क्या कर देगा, गीला कर देगा। ये किसकी वजह से होता है, फोर्स ऑफ अडहेशन की वजह से होता है। किस किसके बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अडहेशन फर्स्ट जो है हमारा किसके बीच में होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और सेकंड ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम किसी पेपर के ऊपर लिख रहे हैं पेंसिल के साथ, तो वहां से क्या होगा, ये पेपर है, ये सपोज मैं मार्कर से ही इस बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ, तो ये मार्कर क्या कर रहा है, इसके ऊपर राइट करके आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन किस किस के बीच में होगी, इस मार्कर के मॉलिक्यूल्स और इस जो व्हाइट बोर्ड है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगी। ये किसको दिखा रहा है, अडहेसिव फोर्स को। ठीक है, ये किसको बता रहा है हमारे पास, अडहेसिव फोर्स को। सो ये है हमारे पास फोर्स ऑफ अडहेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कोहेसिव फोर्स। ये क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अमंगस्ट द मोलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस। ये सेम सब्सटेंसेस के बीच के जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे मरकरी है, वो क्या करती है, अगर हम उसको किसी भी कंटेनर के अंदर, सपोज हमने किसी ग्लास कंटेनर के अंदर हमने मरकरी को डाला है, वो उसकी सरफेस को वेट नहीं करेगी, क्यों, वो एज इट इज बाहर आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि सेम मॉलिक्यूल्स वो अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर रही है, अट्रैक्शन कर रही है, और ग्लास जो है वो अपने मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन कर रहा है, जिस वजह से वो जो मरकरी है वो ग्लास की सरफेस को वेट नहीं करेगी। किसकी वजह से होता है, वो कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। वो अपनी सेम सब्सटेंस, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाता है। अगर हम बात कर रहे हैं जैसे सॉलिड्स हैं हमारे पास, उनकी एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। ये किसकी वजह से होता है कि उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, लिक्विड के बीच में हमारे पास जो कोहेसिव फोर्स है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई शेप नहीं है। ठीक है, उसकी कोई भी शेप नहीं है। जिस भी कंटेनर के अंदर हम वाटर को डालेंगे वो उसी की ही जो शेप है उसको ले लेता है। हमारे पास जो कोहेसिव और अडहेसिव फोर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस बोलते हैं। जो कोहेसिव और अडहेसिव फोर्स है इनको हम वंडर वॉल फोर्सेस बोलते हैं। और ये जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंसेस में ही एप्लीकेबल होते हैं। शॉर्ट डिस्टेंसेस मतलब डिस्टेंस जैसे कम होता है उन्हीं तभी हमारे पास यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो हमें
मतलब पता चलते हैं, जहाँ अगर अट्रैक्शन हो तब भी या रिपल्शन हो तब भी, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। तो ये है हमारे पास टाइप्स किस किस के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। फर्स्ट थी हमारे पास कोहेसिव एडहेसिव फोर्स और सेकेंड है हमारे पास कोहेसिव फोर्स। सो अब हम बात कर लेते हैं इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। सबसे पहले लिक्विड क्या है, हमारे पास मैटर की ऐसी स्टेट होती है जिसकी कोई भी शेप और साइज नहीं होता, बट उसकी एक वॉल्यूम जरूर होती है। ये किसकी वजह से है कि जो मोलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो क्या होते हैं, एक थर्मल मोशन के अंदर होते हैं, मीन्स वो मूव करते रहते हैं। तो जो मोलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, ना तो वो परमानेंटली फ्री स्टेट में रह सकते हैं, ना ही वो परमानेंट इक्विलिब्रियम स्टेट में रह सकते हैं। तो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि इन लिक्विड के जो मोलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में कुछ इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। तो इस एनर्जी को, इस बाइंडिंग एनर्जी को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ता है, कुछ हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन मोलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, इन मोलिक्यूल के बीच में क्या होती है, लिक्विड के मोलिक्यूल्स के बीच में एक बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू मोलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम ईच अदर इन्फ्लुएंस। ईच अदर इन्फ्लुएंस का मतलब कि वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। उन मोलिक्यूल्स को मतलब एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए जो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ लिक्विड क्या होती है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से हमने क्या करना है, लिक्विड के दो मोलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करना है। सो ये है छोटी सी डेफिनेशन इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ लिक्विड की। सो मेरा आज का वीडियो था वो यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।